आप सभी का मेरे YouTube चैनल द स्टडी स्टूडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्ट 1 में मैंने आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूरा पढ़ा दिया था। तो आज हमें क्या पढ़ना है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो चलिए बिना किसी देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नॉट ऑल प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, यानी सारे प्लांट्स अपने फूड को खुद बना नहीं सकते हैं और प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी कि कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। वैसे तो सारे प्लांट्स हमें दिखते हैं ग्रीन, लेकिन कुछ कुछ बहुत ही कम ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। और क्लोरोफिल क्या होता है? उन्हीं की वजह से प्लांट ग्रीन रहते हैं। उनके लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट, उसी को कहते हैं हम क्लोरोफिल, जिनकी वजह से लीव्स क्या रहती हैं? ग्रीन रहती हैं। सम हैव क्लोरोफिल बट दे डू नॉट हैव एक्सेस टू इनफ सनलाइट, यानी सब कुछ के पास क्लोरोफिल होता है लेकिन उनके पास प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुंच पाती। सो दे आर नॉट एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो जब उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो क्या नहीं बना पाएंगे? अपना खाना। और खाने बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जब उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ओके, सच प्लांट्स डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, यानी जब उनको अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं वो लोग, तो वो अपना खाना किससे लेते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ओके, अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism depends upon the other organism for food is called heterotrophic nutrition, यानी एक प्लांट का ऐसा मोड या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब वो खुद खाना ना बना के दूसरे के ऊपर डिपेंड हो खाने के लिए, उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। A heterotroph is an organism that cannot synthesize its own food, यानी एक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है एंड मस्ट रिले ऑन द इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट्स और एनिमल्स, यानी वो हमेशा किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या फिर अपने मतलब जितने भी इन्वायरमेंट में एनिमल होते हैं उनमें से किसी के ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है। अब आगे पढ़ते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जैसे ऑटोट्रॉफिक में 2 न्यूट्रिशन थे, 2 टाइप थे न्यूट्रिशन के। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑटोट्रॉफिक में एक भी प्लांट के न्यूट्रिशन के टाइप नहीं होते क्योंकि वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन के 4 टाइप होते हैं। ओके, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पहला होता है आपका इंसेक्टिवोरस, दूसरा होता है आपका पैरासिटिक प्लांट्स, ये देखिए पैरासिटिक, और तीसरा होता है आपका सैप्रोफिटिक, ये देखिए सैप्रोफिटिक, और चौथा होता है हमारा सिम्बायोटिक प्लांट। ओके, चौथा कौन सा होता है हमारा? सिम्बायोटिक प्लांट। तो ये तो हमने अभी उनके केवल नाम पढ़ा है, अभी मैं इन सबको एक्सप्लेन भी करूँगा। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा कौन सा? सबसे पहले आता है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, तो चलिए इंसेक्टिवोरस, यहाँ पे उन सब के नाम दिए गए हैं तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हम अपना पढ़ते हैं कौन सा? इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं।
An insectivorous plant is the one which specialized leaves to attract, trap and consume animals, mainly insects. यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट के पास ऐसी लीव्स होती हैं जो कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, और फिर वो क्या कर लेते हैं, उस एनिमल को या फिर इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, और वो ज़्यादातर मेनली इंसेक्ट्स को ही कंज्यूम करते हैं यानी खाते हैं। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। Although such plant may have chlorophyll to produce carbohydrate, they cannot synthesize enough proteins due to lack of nitrogen in the soil they grow. यानी कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि किस वजह से, प्रोटीन की वजह से। ओके, और ड्यू टू लैक ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल दे ग्रो, और एक और वजह होती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ओके, so they fulfill their requirements of protein by catching and digesting small insects. यानी तब वो अपनी नाइट्रोजन की फुलफिल और सारी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन कैसे पूरी करते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके। ओके, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रॉसेरा आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। यानी कौन कौन से, पहला तो हो गया आपका पिचर प्लांट, दूसरा हो गया वीनस फ्लाईट्रैप, और तीसरा हो गया ड्रॉसेरा। ये तीन आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, इंसेक्टिवोरस प्लांट की। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट की। और पिचर प्लांट आप देख सकते हैं, पहले हम ये पिचर प्लांट का ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही ज़रूरी है। ओके, पिचर प्लांट लीव्स आर अडेप्टेड टू फॉर्म पिचर लाइक ऑर्गेन्स containing a liquid in which insects get trapped and digested. यानी पहले तो हम जानते हैं पिचर का मतलब क्या होता है। पिचर प्लांट हमने नाम तो कई बार सुना है, लेकिन पिचर का मतलब क्या होता है, तो चलिए, पिचर का मतलब होता है घड़ा। यहाँ पर मैंने इसीलिए पहले से लिख कर रखा था क्योंकि पिचर का मतलब होता है घड़ा, घड़े जैसे दिखने वाला प्लांट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक इंसेक्ट है, यहाँ पर ये जो होता है ये आपका घड़ा हो गया, और ये जो होता है ये आपका एक ट्रैप करने के लिए ऊपर से, जैसे किसी भी कंटेनर में हम लोग ऊपर से ढक्कन नहीं लगाते हैं, उसी तरह ये होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही आके इंसेक्ट बैठा तो ये सरफेस होती है सिल्की होती है थोड़ी, यहाँ पर वो नहीं लिखा, तो ये फिसल के कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद क्या होता है, अंदर जाने के बाद ये जो ढक्कन है ये इसके ऊपर ऐसे लग जाता है, बंद हो जाता है, और वो जो ये ऑर्गेनिज्म रहता है ये अंदर जाके, अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक लिक्विड रहता है उसके अंदर, तो लिक्विड में मिल के ये डाइजेस्ट हो जाता है, और इसके सारे मतलब न्यूट्रिशन इस प्लांट को मिल जाते हैं, और फिर ये जो ऑर्गेनिज्म रहता है ये बाहर आ जाता है। ओके, तो इस तरह से कुछ उसकी पिचर प्लांट की प्रोसेस होती है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ड्रॉसेरा भी दी गई है। ड्रॉसेरा को हम लोग सनड्यूस भी बोल सकते हैं, उसका एक सिनोनिम वर्ड है। The leaf surface of Drosera or sundews are covered with plant hairs that produce a sticky substance to lure and trap insects and other small prey. यानी जो ड्रोसेरा या फिर सनड्यूस होते हैं, वो जब उनके ऊपर आके कोई इंसेक्ट बैठता है तो वो एक स्टिकी सब्सटेंस अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, जिस पे वो प्लांट चिपक जाता है, और उसी में चिपक के
मर जाता है और फिर वो प्लांट उसके सारे न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने जो है, रुकिए, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से इनमें वो स्टिकी सब्सटेंस जाता है और स्टिकी सब्सटेंस ये सारे बाहर निकालते हैं। तो जैसे जैसे ही कोई इंसेक्ट इन पर आके बैठता है तो वो चिपक जाता है और चिपकने के बाद मर जाता है। फिर उसके सारे न्यूट्रिशन इसी इसी की मदद से अंदर चले जाते हैं प्लांट के, और प्लांट की फुलफिल ऑफ न्यूट्रिशन फुल हो जाती। ओके, वीनस फ्लाई ट्रैप को भी देख लेते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप मैं आपको इसी डायग्राम से भी समझा सकता हूँ, तो चलिए डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये नीचे वाला पैरा रीड करेंगे। तो वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है कि वीनस फ्लाई ट्रैप में पहले तो ये आपका ये एक किसी एक चीज़ होती है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन उसी की तरह ये खुला रहता है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये अब इसको जो आप देख रहे हैं ये खुला रहता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इसके यहाँ पर बीच पर आके बैठा, वैसे ही क्या होता है कि ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मक्खी जो है यहाँ पर बैठी है। अब क्या होगा, जब यहाँ पर मक्खी आके बैठ जाएगी तो ये प्लांट जो है अपने आप को ऐसे क्लोज कर लेता है, जैसे कि ये आपको प्लांट क्लोज दिख रहा है, तो इसी की तरह ये प्लांट अपने आप को क्लोज कर लेता है। ओके, हमारे मुंह की तरह, जैसे हम खाने को अंदर डाल के अपने मुंह के अंदर डाल के बंद करके उसे च्यू करते हैं, वैसे ही ये प्लांट बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस करता है। ओके फ्रेंड्स, वीनस फ्लाईट्रैप हैज़ टू हिंड lobes at the end of each of its leaves, used as a trap for catching insects and other small animals। यानी ये जो हिंड लोब्स लिखा है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो कांटे की तरह आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, हिंड लोब्स। ओके, तो इन्हीं की मदद से प्लांट अपनी सारी जो उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नीचे आते हैं, जो कि है पैरासिटिक प्लांट। देख लेता हूँ मैं अभी कितना बचा है, 1 2 3 और टॉपिक हैं, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो पहले हम पैरासिटिक प्लांट्स पढ़ लेते हैं। Parasitic plants. A parasitic plant is the one that fulfills some or all of its nutritional requirements from another living plant called the host। यानी जो पैरासिटिक प्लांट होता है वो अपने दूसरे प्लांट की मदद से अपने अंदर सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब अपने अंदर ट्रांसफ़र करता है। ओके, जो दूसरा प्लांट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट। ओके, उसे हम कहते हैं होस्ट। You might have seen some, एक मिनट, you might have seen some yellow thin stems twinned around some shrubs and trees। यानी आपने कभी कभी देखा होगा कि जो shrubs ट्री होते हैं उनके अगल बगल कुछ ट्विन्ड स्टेम्स रहती हैं। ओके, और उनका कलर कौन सा रहता है, येलो। ओके, दोज आर कस्कुटा पैरासिटिक प्लांट्स दैट आर कॉमनली एज डॉडर्स। हाँ, उन्हें कस्कुटा को हम में मतलब कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, डॉडर्स। ओके, जो कि एक पैरासिटिक प्लांट
होता है। This plant does not make its own food and derives nutrition from the plant on which it grows। यानी जिस प्लांट से वो ग्रो होता है वो उसी प्लांट से अपने सारे जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरी करता है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। क्या? अपना खाना खुद नहीं बनाता है। These plants have special roots which go deep into the host plant, depriving the host of proper nutrition। यानी उनकी रूट बहुत ही ज़्यादा गहरी होती हैं जो कि बहुत अंदर तक जाती हैं सॉइल के, और उसी प्लांट से, जिस प्लांट से वो ग्रो हुए हैं, उसी प्लांट से सारी न्यूट्रिशन अपने अंदर ट्रांसफ़र करती हैं, यही रूट्स। ओके फ्रेंड्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन तक हो गया था। इन अ पैरासिटिक होस्ट इंटरेक्शन, होस्ट इज अफेक्टेड और हार्म्ड एंड अ पैरासिटिक बेनिफिट्स फ्रॉम इट। यानी जो पैरासिटिक प्लांट होता है वो जिससे अपने अंदर सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करता है, तो उस प्लांट को जो कि होस्ट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा हार्म भी हो सकता है, लेकिन तब भी पैरासिटिक प्लांट उसके अंदर से सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है, ओके, अपने बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कस्कुटा ऑफन डैमेज क्रॉप्स एंड कॉज अ लॉट ऑफ हार्म। यानी जो कस्कुटा प्लांट होता है वो सारी क्रॉप्स को जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्रॉप्स की सारी न्यूट्रिशन अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है। Some partially parasitic plants such as milestone, which are green plant and can सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। यानी जो कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि माइलस्टोन, जो कि अभी हमने पीछे नाम पढ़ा है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट एज एप्पल ट्रीज। यानी वो बस मिनरल्स और वाटर ही केवल अपने अंदर होस्ट प्लांट से क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि एप्पल ट्री से। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कस्कुटा। इसे हम, यही प्लांट होता है किसका? कस्कुटा का, जो सारी क्रॉप्स को डैमेज कर देता है। ये देख सकते हैं आप। ओके, अब नीचे आते हैं। कस्कुटा इज अ पैरासिटिक प्लांट विद वाइटिश और येलो ट्विनिंग थ्रेड लाइक स्टेम्स। यानी ये जो आप कलर देख रहे हैं ये येलोइश और हल्का हल्का वाइट है, तो उसका कलर कौन सा होता है? येलो या फिर थोड़ा वाइट होता है। ओके, ट्विनिंग थ्रेड लाइक स्टेम्स, यानी वो थ्रेड की तरह होते हैं। स्टेम्स कीप ग्रोइंग एंड अटैचिंग themselves to neighboring host plants to extract water from and nutrition from them। यही जो छोटी छोटी ये जो स्टेम की तरह होती हैं, यही होती हैं जो कि अंदर तक जाती हैं और दूसरे प्लांट से अपने प्लांट के अंदर सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करती हैं, वाटर भी और सारे न्यूट्रिशन भी। ओके, और यहाँ पर माइलस्टोन को भी नीचे पढ़ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है माइलस्टोन। ओके, इसे हम क्या बोल लेते हैं? इस प्लांट का नाम होता है माइलस्टोन। माइलस्टोन हैज पॉइंटी ग्रीन लेदरी लीव्स। यानी माइलस्टोन के पास पॉइंटी यानी थोड़ी चुभने वाली नहीं, कह सकते हैं पॉइंटेड ग्रीन और लेदरी लीव्स होती हैं, यानी मजबूत होती हैं जैसे कि लेदर, उस तरह।
ओके, डिस्पाइट हैविंग लीव्स एंड बीइंग एबल टू मेक इट्स ओन फूड। यानी वही लीव्स उस प्लांट को मदद करती हैं अपनी लीव्स अपना खाना खुद बनाने में। इट ग्रोस ऑन अनदर ट्री टू एब्जॉर्ब द ट्रीज न्यूट्रिशन। यानी वो दूसरे पेड़ में ग्रो होती है। क्यों? क्योंकि अपने लिए उसको सारी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, इसीलिए वो दूसरे ट्री के ऊपर ग्रो होती है। अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर एक लेटेस्ट डिवाइस दिया गया है, वो तो आप देख ही सकते हैं, मैंने आंसर लिख के रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप स्क्रीनशॉट करके प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट। ओके, सैप्रोफिटिक प्लांट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सैप्रोफिटिक प्लांट दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक प्लांट। यानी जो सैप्रोफिटिक प्लांट होते हैं वो अपने सारे न्यूट्रिशन किसी मरे हुए या फिर ये जो प्लांट खराब हो रहे होते हैं उनसे सारे अपने न्यूट्रिशन ले लेते हैं, क्योंकि अब उन न्यूट्रिशन का क्या काम जब वो प्लांट ही नहीं रहेगा, तो इसलिए वो अपने सारे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। सैप्रोफिटिक प्लांट्स do not have green leaves and they usually grow in shady areas like dense dark forest। यानी उनके पास अपनी मतलब वो खुद ग्रो नहीं हो सकते और उनके पास ग्रीन लीव्स नहीं होती हैं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर ग्रो होते हैं? वो डार्क एरिया में, जैसे कि किसी जंगल में या फिर कोई डार्क एरिया में ग्रो होते हैं, जहाँ पर कोई मतलब ज़्यादा आता जाता ना हो। सो दे कैन नॉट बी एंगेज टू इन फोटोसिंथेसिस। यानी इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, इसीलिए वो सैप्रोफिटिक प्लांट अपने सारे न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से लेते हैं। Coral roots are nearly leafless and mostly do not have any chlorophyll। यानी जो कोरल रूट्स होती हैं वो उनके पास ना तो क्लोरोफिल होता है और उनके पास ज़्यादा बहुत कम लीव्स होती हैं। ओके, इसलिए वो अपना फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते। दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और फ्रॉम रूट्स ऑफ द अदर प्लांट्स विच नहीं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फंगी जो है एक फंगस है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और जो कोरल रूट्स होता है उनमें होता है, उनकी रूट्स में होता है। ओके, और जो उनकी रूट्स होती हैं फंगी की मदद से ही कोरल रूट अपने सारे न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से लेता है। ओके, और उनकी जो रूट्स होती हैं उनकी मदद से। ओके, इंडियन पाइप ये भी एक प्लांट है, उनकी फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये हो गई आपकी कोरल रूट और ये हो गया आपका इंडियन पाइप। दोनों में आप देख सकते हैं ज़रा भी ग्रीन कलर नहीं है। ये तो मैंने ऊपर से कर दिया है इसलिए आपको ग्रीन लगेगा, लेकिन ये असल में ग्रीन नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोरल रूट्स भी नहीं और यहाँ पर ये इंडियन पाइप भी नहीं है। ओके, चलिए उधर वापस आते हैं, इंडियन पाइप को पढ़ते हैं। इंडियन पाइप प्लांट इज वाइट एंड डज नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल। यानी इनके पास भी क्लोरोफिल नहीं होता है। इट एक्यूर्स मोस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अ नेबरिंग डिकेइंग प्लांट मैटर। यानी जो प्लांट उनके आसपास अगल बगल होता है जो कि मर रहा होता है उनसे ये अपने सारे न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, बिकॉज इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन एनर्जी। दिस प्लांट इज सैप्रोफाइट। यानी क्योंकि वो अपने सारे एनर्जी अपनी खुद की एनर्जी नहीं बना सकते, और एनर्जी किससे मिलती है? किससे? प्लांट से। प्लांट से नहीं, फूड से। ध्यान रखिएगा, फूड से।
ओके। और ये प्लांट सैप्रोफाइट होता है। बाकी ऊपर तो नहीं दिया गया, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं अपना क्या, सैप्रोफिटिक प्लांट्स। सैप्रोफिटिक प्लांट्स तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है ये यहाँ पर ये नीचे वाला। ओके, तो चलिए इसे भी जल्दी से पढ़ते हैं। सॉरी, वो पीछे कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको। You might have noticed greenish structures grow on a bread slice, stale food और on leather shoes। यानी आपने कभी कभी देखा होगा कि जो कोई भी खाने की चीज़ होती है, जैसे ब्रेड होती है, उसमें आपको इस तरह की कुछ चीज़ें, ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, इस तरह के कुछ हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है फंगी। ये क्या होता है? फंगी होता है। ओके, जो कि प्लांट या प्लांट में नहीं, किसी भी खाने की चीज़ में लग जाता है। ओके, चलिए आगे पढ़ लेते हैं जल्दी से। फंगी इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस, यानी ये तभी लगता है जब कभी ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है या ह्यूमिड यानी जैसे कि हल्का ठंडा हल्का गर्म, जैसे जब बारिश के पहले क्लाइमेट होता है उस तरह। ओके, दिस ऑर्गेनिजम्स आर फंगी, यानी ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? फंगी कहलाते हैं। फंगी लाइक एनिमल्स डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी जो फंगी लाइक मतलब एनिमल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट नहीं करते हैं। ओके, दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द रोटिंग ऑर्गेनिक मैटर विच टर्न्स इनटू अ यूजेबल सॉल्यूशन, यानी वो अपने अंदर से एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं जिससे जो कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो किसी भी यूजेबल सॉल्यूशन में तब्दील हो जाता है, बन जाता है। ओके, देन दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉल्यूशन, और उसी के बाद जब वो पूरी तरीके से बन जाता है एक सॉल्यूशन, उसी के बाद वो लोग अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन द पास्ट फंगी वर बिलीव्ड सैप्रोफिटिक प्लांट, यानी पहले के टाइम पे फंगी को क्या माना जाता था कि वो भी एक सैप्रोफिटिक प्लांट है। दे आर नॉट कंसिडर्ड प्लांट एनीमोर, यानी अब वो प्लांट नहीं माना जाता। ओके, दे नाउ बिलोंग टू अ सेपरेट किंगडम ऑफ फंगी, यानी अब वो इन्हें एक सेपरेट किंगडम के रूप में, जो कि फंगी होता है, उनके रूप में जाना जाता है। कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी प्लांट से भी वो अलग होता है और एनिमल्स से भी अलग होता है, एकदम अलग होता है वो, ना ही वो प्लांट होता है ना ही वो एनिमल होता है। ओके, अब यहाँ पर एक स्मार्ट चॉइसेस डिस्कशन कॉर्नर ये दिया गया है और यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं ये एक्टिविटी घर में। ओके, स्मार्ट चॉइसेस भी यहाँ पर दिया गया है ऊपर, ये और ये, इसे भी आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है हमारा सिम्बायोटिक प्लांट। अब ये सिम्बायोटिक प्लांट क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। सिम्बायोसिस is a special kind of interaction between two or more organisms that live closely, यानी ये दो ऑर्गेनिज्म को मिला के, दो से या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को मिला के बनता है, जो एक ही साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब आराम से एक ही साथ रहते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को मतलब उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर
एंड शेयर न्यूट्रिशन, शेल्टर और अदर रिसोर्सेज। यानी जो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने पार्टनर से सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से शेयर करते हैं, सारे न्यूट्रिशन भी शेयर करते हैं, सारे जितने भी उनके घर होते हैं वो सब शेयर करते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे से शेयर करते हैं, बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह। ओके, मैनी trees have symbiotic relationships with a certain fungi that live in their roots। यानी फंगी की तरह जो कि उनके रूट्स में ही रहता है। ओके, द फंगी helps the tree take in nutrients and water from the soil and in turn यानी वो जो फंगी होता है वो मदद करता है ट्री को मदद करता है वो कि वो सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करे। ओके, द ट्री प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स द फंगी नीड्स। यानी ट्री सारे न्यूट्रिएंट्स फंगी को प्रोवाइड कर देता है जो कि फंगी को चाहिए होता है। ओके, दिस इज अ म्यूचुअली हेल्पफुल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी यही एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नीचे आ जाते हैं हम। चलिए नीचे दिया गया है लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये भी एक टाइप का प्लांट होता है जो कि क्या करता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट, रुकिए एक मिनट। लेग्यूमिनस प्लांट सच एज pea cannot absorb the necessary nitrogen from the air। यानी जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है वो जो एयर में नाइट्रोजन रहती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। देयर रूट्स कंटेन बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। यानी ये इनके पास एक रूट में बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। ओके, जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। ओके, the bacteria can transform nitrogen gas from the atmosphere into fixed nitrogen that the plants can use। यानी जो राइजोबियम होता है ये इस बैक्टीरिया के पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी होती है जिससे ये जो है एयर की नाइट्रोजन को एक फिक्स्ड नाइट्रोजन में क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है जो कि प्लांट को चाहिए होता है। ओके, एंड इन टर्न द प्लांट प्रोवाइड नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द बैक्टीरियाज ग्रोथ। और उसी टाइम पे जब वो सारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि राइजोबियम को चाहिए होते हैं बैक्टीरिया को, वो प्लांट्स प्रोवाइड कर देता है राइजोबियम को। ओके, यहाँ पर नीचे राइजोबियम का वो फिगर भी दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये क्या है, ये राइजोबियम का फिगर है। ओके, अब ये राइजोबियम होता क्या है, चलिए ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम सॉइल बैक्टीरिया forms nodules by attaching itself to roots the plant and it derives nutrients from the plant। यानी जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये एक टाइप का सॉइल बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल में रहता है और जो प्लांट उगता है उनकी रूट्स में जाकर ये आ जाता है, मतलब उनकी रूट्स में जाकर ये चिपक जाता है और उसको जितनी भी नाइट्रोजन उसको एयर में मिलती है वो सारी नाइट्रोजन को एक फिक्स्ड नाइट्रोजन में वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। ओके, in turn rhizobium provides nitrogen that the plant can use by converting free nitrogen in the air into usable form। यानी यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि वो नाइट्रोजन जो कि एयर में प्रेजेंट होती है उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कौन, राइजोबियम। ओके, चलिए नीचे ये लास्ट पैरा है हमारा, फिर उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर फिनिश। चलिए पहले इसे जूम कर लेते हैं फिर उसके बाद पढ़ेंगे।
अब हम पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ओके, प्लांट प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, यानी ये तो हम सभी जानते हैं कि प्लांट सारे लिविंग बींग्स को फूड प्रोवाइड करता है। मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। अगर आपने वो वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा, तभी आप पार्ट 2 को देखिएगा। ओके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, प्लांट देमसेल्फ नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड मेक फूड, यानी प्लांट को खुद भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने होते हैं उनको खाना अपना बनाने के लिए और अच्छे से ग्रो होने के लिए। दे एब्जॉर्ब नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, यानी वो जो है वो नेसेसरी जो कि होती है न्यूट्रिएंट जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। एज अ रिजल्ट न्यूट्रिएंट लेवल्स इन सॉइल गो डाउन एंड देयर इज़ अ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन सॉइल, यानी जब सारी नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो सॉइल में क्या बचेगा, लैक ऑफ नाइट्रोजन होगा। ओके, डिफिशियंसी इन सॉइल ऑफ नाइट्रोजन। ओके, nutrients can be replenished in the soil using fertilizers यानी सॉइल जो है वो कि उनके अंदर फिर से नाइट्रोजन आ सकती है फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके, और फर्टिलाइज़र्स मैन्योर्स दैट द इनरिच विद नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, यानी जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनके अंदर ऐसी एबिलिटी जो कि नाइट्रोजन उनके अंदर होता है, पोटेशियम उनके अंदर होता है और फॉस्फोरस भी उनके अंदर होता है जो कि सॉइल को चाहिए होता है। A natural way to replenish nitrogen in the soil is the symbiotic interaction of rhizobium and leguminous plants such as pea plant, यानी जो कि नेचुरल तरीका है हमारे जो नाइट्रोजन को सॉइल में फिर से वापस लाने का, वो क्या है कि हम जितने भी सिम्बायोटिक प्लांट हैं वो उस सॉइल में उगाएं, क्योंकि जो जितने भी सिम्बायोटिक प्लांट होते हैं उन सब के अंदर क्या होता है राइजोबियम होता है, जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एक फिक्स नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है वो सारी नाइट्रोजन। ओके, जैसे कि पी प्लांट। हेंस ग्रोइंग ऑफ लेग्यूम क्रॉप्स कैन इंक्रीज नाइट्रोजन इन द कंटेंट ऑफ सॉइल, यानी जब राइजोबियम उन प्लांट्स के अंदर रहेगा तो वो क्या करेगा, सारी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, वो एक फिक्स नाइट्रोजन में उसको कन्वर्ट कर देगा, और जब वो कन्वर्ट कर देगा तो वो सारी नाइट्रोजन कहाँ जाएगी उसके अंदर, यानी सॉइल में चली जाएगी। इससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी और आराम से प्लांट ग्रो भी होता रहेगा। ओके, तो यहीं से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप चाहें तो, जैसे कि आप मेरी 6th की आदत भी जानते हैं, जब मैं 6th में था तो मैं आपको हर बार ये की टर्म्स आपको ज़रूर दिखा देता था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये आपके जितने भी आपने इस चैप्टर में जितनी भी हेडिंग पढ़ी, जितने भी टॉपिक पढ़े, उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया होता है। जैसे कि फूड की दी गई है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक प्लांट, सेप्रोफिटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोटिक प्लांट, इन सब की डेफिनेशंस यहाँ पर दे गई होती हैं। ये जो प्लांट्स दैट लिव क्लोज टू द अदर ऑर्गेनिज्म वाइल शेयरिंग फूड एंड रिसोर्सेज, इसके आगे जो है वो ये है। आप चाहें तो मैं एक बार क्लीन करके आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ से रुकिए 1 मिनट, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट पूरे अपने फ़ोन में कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, तो चलिए
उम्मीद है आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। यहीं से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और पार्ट 1 की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहें तो पहले उसे देखिएगा, पहले उसे ही देखिएगा। ओके, बाय।